हाँ जी, सीए इंटर ग्रुप 1 वाले बच्चों के लिए जो इनकम टैक्स है, बोथ ग्रुप वाले बच्चों के लिए जो इनकम टैक्स की पहली बुलेट रिवीजन है, उसमें मैं आपके लिए लेके आया हूं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पूरे इनकम टैक्स का, जो कि पहले क्वेश्चन में मतलब 14 मार्क्स के लिए आपसे पूछा जाता है। इस चैप्टर में अब 14 का है, 15 का है, अब वो क्या पैटर्न चेंज करे, लेकिन अराउंड इतने मार्क्स का ये पूछा जाता था। अब 12 का आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन पहला कंपलसरी क्वेश्चन इसी चैप्टर से होगा। इस चैप्टर में आई है अमेंडमेंट और उससे पूछे जाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा है कि 115 बीएसी में जो अब बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजीमा है, जिसमें अप टू 3 लाख तक की एग्जेम्पशन होती है, उसका कैसे इस्तेमाल करना है। कुछ क्वेश्चन में उसका एलिमेंट है, मैं आपके लिए सिलेक्ट करके लाया हूं इसमें 5 से 6 ऐसे क्वेश्चन जिसमें मेजॉरिटी चैप्टर आपका रिवाइज हो जाएगा। पार्ट 2 अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मैं इसका पार्ट 2 भी रिलीज करूंगा, जिसमें रिमेनिंग क्वेश्चन जो इस चैप्टर के हैं वो भी मैं आपको करवा के दूंगा। इस क्वेश्चन में इस तरीके से कराऊंगा, पहले एक बार आपने पहले वो चैप्टर रिवाइज करे होने चाहिए, आपको सब पता चलेगा। सुपर फास्ट तरीके से करेंगे और इंस्टीट्यूट से साइड साइड में मैच भी करते हुए चलेंगे। मैं एक बार आपको 115 बीएसी का जो अभी वाला टैक्स रिजिम है वो थोड़ा सा बता दूं कि टैक्स अब कैसे लगता है। 2 तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। वो कहेगा कि अगर बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजिमा है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली हर एक एसएससी पे ये 115 बीएसी, जैसे नॉर्मल जो इंडिविजुअल व्यक्ति है उसपे 115 बीएसी लग रहा है। मतलब अगर क्वेश्चन साइलेंट है और बोल रहा है टैक्स निकालना है, तो टैक्स इन्हीं रूल्स के हिसाब से लगाना होगा, जो कि अमेंडमेंट है। अगर वो क्वेश्चन बोलता है कि एसएससी शिफ्ट कर रहा है, ऑप्ट आउट कर रहा है क्या नाम है बाय डिफॉल्ट टैक्स रिजिमा से नॉर्मल टैक्स में, तो आपको क्वेश्चन ऐसे करना है जैसे पहले कराया जाता था। 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें दोनों तरीके से कैलकुलेशन होगी, दोनों में क्या चीज होगा वो मैं समझाऊंगा आपको। करना क्या है इसमें, अप टू 3 लाख तक नील है और उसके बाद 3 से 3 मतलब 3-3 लाख के इन्होंने स्लैब बनाए हैं और रेट को 5-5% से बढ़ा दिया है। बस ध्यान रखिएगा 20% के बाद मतलब सीधा 30% है, इसका मतलब 15 लाख तक की इनकम में 3-3 लाख के गैप में 5-5% बढ़ा के जो है टैक्स रिजिमा लगेगा। इसमें कुछ छोटी सी बात है, मैं इन डिटेल अगर आप चाहते हैं कि इस टैक्स रिजिमा पे स्पेशल वीडियो बनाइए तो मुझे कमेंट करिएगा, अदरवाइज इसी चैप्टर के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा कहां चेंजेस होंगे। देखिए इसका मतलब तुम्हें 2.5 लाख रुपए की क्या दे रहे हैं, वो क्या नाम है 2.5 लाख से 50,000 ज्यादा का आपको वो कैप दे रहे हैं, प्लस जो रेट है वो 5-5% से बढ़ा रहे हैं। तो फायदा ऐसे ही तो देंगे नहीं वो। उन्होंने कहा आपकी जो जीटीआई, आपकी जो ग्रॉस टोटल इनकम होती है ना, जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से माइनस करते हो आप डिडक्शन, उसमें आता है आपका टोटल इनकम। इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ दे रहा हूं आपको कि इसे एप्लीकेबल करेंगे तो आगे वाले क्वेश्चन में क्या इस्तेमाल होगा। तो उन्होंने कहा भाई साहब देखो, पूरे चैप्टर की डिडक्शन में से एक भी डिडक्शन नहीं लेने देंगे 115 बीएससी। जो क्वेश्चन आपको कुछ नहीं बताएगा तो आपको यही करना है। मतलब अगर किसी को डिडक्शन चैप्टर ना आता हो और क्वेश्चन बोल दे 115 बीएससी अप्लाई करना है बाय डिफॉल्ट, तो इसका मतलब उसे कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। और ऊपर क्या होगा, ऊपर की कुछ छोटी मोटी बातें जो मैं आपको बता दूं, जैसे कि सैलरी चैप्टर आपने पढ़ा है, सैलरी चैप्टर के अंदर आती हैं डिडक्शंस। सैलरी चैप्टर के अंदर आती हैं डिडक्शंस। 3 डिडक्शन होती हैं आपकी, एक स्टैंडर्ड वाली जो कि 50,000 माइनस करते हैं, एक एंटरटेनमेंट अलाउंस वाली होती है और एक प्रोफेशनल टैक्स वाली होती है। प्रोफेशनल टैक्स ये दोनों आपको नहीं देनी है 115 बीएसी के अंदर, ठीक है जी। उसके बाद आपका आता है एक और पॉइंट, जैसे कि मैं बोल दूं पीजीबीपी के अंदर अगर आप जाएंगे, पीजीबीपी, तो पीजीबीपी के अंदर एक साइंटिफिक रिसर्च वाला खर्चा होता है, वो भी आपको नहीं देना है। इतनी नॉलेज के साथ साथ, जो कि 100% अलाउड होता है, इतनी नॉलेज के साथ साथ हम क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं और कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। हालांकि इन डिटेल्ड 115 बीएसी अगर आपको चाहिए कि सर पूरा बताइए क्या क्या अलाउड है क्या क्या डिसअलाउड है, तो वो उसके लिए स्पेशल वीडियो मैं बना दूंगा, आज ही बना दूंगा। आप मुझे चाहिए तो वो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्वेश्चन में कितनी एप्लीकेबल होगी, मैं अभी सारे क्वेश्चन सॉल्व कराता हूं और देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो हम आते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन पे, जो मैंने सिलेक्ट किए हैं कि जिसमें आपको सभी चैप्टर्स के प्रोविजन को रिवाइज करा दिया जाए। तो जैसे कि एक क्वेश्चन है आपका मिस चार्ली वाला। क्वेश्चन को देखो, अब पहले आपको पता है कहां से पढ़ना है, यहां से determine her residential status and compute the total income chargeable to tax along with amount of tax liability on such income for the assessment in 24-25 if she opts out of the default tax regime। इसका मतलब ये है कि वो नॉर्मल टैक्स निकालना है आपको 2.5 लाख वाला, जो 2.5 लाख वाला स्लैब होता है उसके हिसाब से आपको टैक्स निकालना है। चलिए देखते हैं एक बार क्वेश्चन को।
मिस चार्ली एन अमेरिकन नेशनल गॉट मैरिड टू मिस्टर राधे ऑफ इंडिया यूएसए। कौन सी तारीख को शादी हुई है? 2/3/2023 को। इंडिया में पहली बार आए हैं 16/3/2023 को। देखना मैंने सॉल्यूशन वगैरह कुछ के सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी यहां पर लिखी हो ताकि हमारा कम से कम समय वेस्ट हो। पहले मैं आता हूं इसके रेजिडेंशियल स्टेटस पे, कौन से ईयर की बात की जा रही है और कौन से ईयर का पूछा गया है, चेक करते हैं एक बार फटाफट से दोबारा। इंडिया में आए वो 16/3/2023, इसका मतलब पहली बार जब इंडिया में आए तो वो आए 22-23 में, 22-23, क्योंकि यहां पर आएगा 16/3/2023। ठीक है, ये डेट हमें समझ में आती है। आगे, शी लेफ्ट फॉर यूएसए और 19/9/2023, इसका मतलब यहां कहीं वो 23-24 में यूएसए के लिए 19/9/2023 को वो लेफ्ट कर गई। बहुत बढ़िया। उसके बाद और इंडिया में दोबारा से आई है 27/3/2024 को, तो इसका मतलब खत्म होने से पहले साल 27/3/2024 को वो दोबारा से आ गए। चलिए बहुत बढ़िया। यहां से वो चली गई थी, मतलब ये वाला पीरियड मुझे काउंट करना है, यहां से लेके ये वाला स्टे वाला था और ये वाला स्टे, मुझे बस इतने दिन काउंट करने हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वाइल इन इंडिया शी हैड परचेज शोरूम मुंबई में, ठीक है, विच वाज लीज्ड आउट, और जिसका जो रेंट है वो क्या नाम है 25,000 पर मंथ है। चलो इसको भी टैक्स लगाएंगे। शी हैड टेकन लोन फॉर परचेज ऑफ शोरूम विच इज बैंक चार्ज इंटरेस्ट 97,500 का। उसने रिसीव किए फॉलोइंग गिफ्ट्स, जो कैश गिफ्ट वगैरह मिले हैं वो सब ठीक है। पहले हम इसका रेजिडेंशियल स्टेटस पता करते हैं कि रेजिडेंशियल स्टेटस क्या है। पहली जो रेजिडेंशियल स्टेटस, अब हम डेज काउंट करने लगेंगे। जैसे मान लीजिए 16/3 से आई है तो ये डेज मुझे काउंट करने नहीं है, मुझे बस ये देख रहा है कि क्या वो मेरे यहाँ पर 182 डेज रही है। अगर वो 182 डेज रही है तो ठीक है, अदरवाइज फिर क्या चेक करते थे, अदरवाइज फिर हम 60 दिन चेक करते थे, और 60 के लिए हमें क्या करना पड़ता था, यहां पर प्रीवियस 4 इयर्स का डाटा देखना पड़ता था, जो कि हमारे पास है नहीं। इसका मतलब सिर्फ मैं देखूंगा 182 डेज है तो ठीक है, अदरवाइज जो है ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। अब मुझे देखना है 9 का मतलब होता है सितंबर। सितंबर वर्ड का मतलब ये है कि मेरे पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और 9, इतने सितंबर, प्लस मेरे पास लास्ट में भी आई वो कितने दिन के लिए, 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन के लिए लास्ट में आई। तो इतने डेज ऑफ स्टे जो है वो इंडिया में है। मैं फटाफट से काउंट कर लेता हूं इसको, कितना आएगा ये 30 + 31, एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके बताएंगे उनको। 30 + 31 + 30 + 31 + 31 + 19 + 5, 177 डेज है। आप भी एक बार प्रिसाइज कैलकुलेशन कर लीजिएगा। ये 177 डेज का स्टे है विच इज लेस देन 182 डेज, इसलिए वो नॉन रेजिडेंट होंगी। 60 दिन तो है लेकिन मेरे पास पिछले 4 साल का डाटा नहीं है, तो मैं कैलकुलेशन मैं आपको बता चुका हूं। अब आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन कैसे करना था इसका जरा ध्यान से देखिएगा। उनका प्रॉपर्टी थी उनके पास जो उसने लेट आउट कर रखी थी 25,000 पर मंथ पे। ध्यान रखना बच्चे इसमें गलती करते हैं, फ्रॉम 1/5/2003, 1/5/2003 से है, इसका मतलब 11 महीने के लिए लेट आउट है। 1/5 है तो मैंने 11 क्यों लिखा हुआ है, 12 क्यों लिखा हुआ है, चेक करते हैं एक बार। 1/5 शी हैड टेकन नहीं विच वाज लीज्ड आउट एट अ कंपनी एट अ रेंट ऑफ फ्रॉम 1/5, तो हमें 11 महीने का यहाँ पर रेंट निकालना होगा। मैं इनके आंसर को साथ में रखूंगा ताकि हम तुरंत इसमें चेक कर पाए। जल्दी 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 जल्दी। क्वेश्चन नंबर था हमारा यही वाला 177 डेज। ठीक है जी, आते हैं हम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। जी, अमाउंट मैंने गलती से उसे 12 लिख दिया है लेकिन आएगा वो 11 महीने का ही। तो ये रहा आपका 11 महीने का, ये हमें यहाँ पे सॉल्यूशन करके दिखाना है। 11 महीने का अमाउंट आएगा 2,75,000 ही। फिर म्युनिसिपल टैक्स उसके कुछ है नहीं, स्टैंडर्ड डिडक्शन हमने दे दी 30%, और हमें पता है इंटरेस्ट ऑन लोन एज इट इज यहाँ पर माइनस हो जाता है 97,500 का। ठीक है, ये इनकम अंडर द हाउस प्रॉपर्टी आ गई 95,000 की। अब आते हैं गिफ्ट पे। ये हाउस प्रॉपर्टी की डील हमने कर ली है, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन थी सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड है वो हम डील कर चुके हैं। अब आते हैं गिफ्ट से। गिफ्ट मिला है आपको पेरेंट्स ऑफ हस्बैंड, क्या ये रिलेटिव से मिला है, यस, तो क्या टैक्स लगेगा, नो। उसके बाद चलते हैं आगे, सिस्टर ऑफ हस्बैंड, क्या ये रिलेटिव से मिला है, यस, टैक्स लगेगा, नो। वेरी क्लोज फ्रेंड, कितना भी क्लोज फ्रेंड हो उससे कोई लेना देना नहीं है। ये दोनों गिफ्ट हमें मिले हैं, 1,72,000 के गिफ्ट हमें मिले हैं, क्या इस पे टैक्स लगेगा, हाँ यस। अगर आपको नॉन रिलेटिव से गिफ्ट मिलता है और जो कि आपका 50,000 से ज्यादा है तो टैक्स उस पर लगता है। तो यहाँ पर गिफ्ट फ्रॉम नॉन रिलेटिव वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। 1,72,000 इसका अमाउंट है। ग्रॉस टोटल इनकम की बात करें तो 2,67,000 आएगा। जब भी आपकी अमाउंट 5 लाख से कम होती है तो 87A की रिबेट मिलती है, लेकिन क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट है उनको रिबेट नहीं मिलेगी। फिर हम उस पर टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो 2.5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद वाली पे 5% टैक्स लगाया जो कि 850 रुपए आया। फिर हमने हेल्थ एंड एजुकेशन से 4% ऐड किया, 34 आएगा। अमाउंट तो आएगा 884, लेकिन क्योंकि राउंडिंग ऑफ करनी होती है हमें, यहां तो हमें राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ी। हालांकि टोटल इनकम को भी राउंड ऑफ करते हैं टू द नियरेस्ट ऑफ ₹10 और उसके बाद टैक्स को भी राउंड ऑफ करते हैं, तो टैक्स जो है 884 का है जो कि हमने राउंड ऑफ कर दिया 880 का। क्वेश्चन
क्वेश्चन हो गया बिल्कुल खत्म। उसने कहा इवन इफ द एसएससी ऑप्ट्स आउट फ्रॉम 115 बीएससी टोटल इनकम टैक्स लायबिलिटी जो है सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें कोई दिक्कत नहीं है, एड बैक करिए कुछ भी करिए, ऐसी कोई अमाउंट ही ना सैलरी की कोई डिडक्शन मिली, ना आपका हाउस प्रॉपर्टी जो है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला था, कुछ भी परेशानी नहीं थी। रिबेट अंडर 87 की इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो नॉन रेजिडेंट है। और एक अमेंडमेंट है, कौन सी वाली अमेंडमेंट की? अगर व्यक्ति के पास जो इंडियन सोर्स की इनकम है, फॉरेन का व्यक्ति है, अगर वो 15 लाख से ज्यादा है, अगर वो 15 लाख से ज्यादा, तो उसके लिए हम 120 दिन के प्रोविजन लेके आते हैं। लेकिन क्योंकि 120 के बाद भी आपको पिछले 4 साल में स्टे देखना होता है, इसलिए ये वाला प्रोविजन भी इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ। और ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी इसमें ना 115 बीएससी का जैसा हमें एप्लीकेबल करके दिखाना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, यहां से क्वेश्चन आते हैं मजेदार। आपके मजेदार मतलब एग्जाम में 14 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो इस तरीके की शक्ल में होता है। चेक करते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए, निरंजना एक रेजिडेंट है जिसकी एज जो है 60 इयर्स है। एज 60 इयर्स से आपके डिडक्शन चैप्टर पे भी फर्क पड़ता है और टैक्स वाले अमाउंट पे भी फर्क पड़ता है, तो ध्यान से देखेंगे। पूछा क्या है, मैं पहले रिक्वायरमेंट जाके कंफर्म कर लूं। फ्रॉम द अबव कंप्यूट द टोटल इनकम। अब इसमें टैक्स नहीं निकाल के दिखाना है, हमें क्या निकाल के दिखाना है? सिर्फ टोटल इनकम डॉक्टर श्रीमती निरंजना का फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिमा। देखो जरा ध्यान से, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए तुरंत। डिफॉल्ट टैक्स रेजिमा में आपको बताना है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस होंगे। फिर उसने कहा अच्छा डिफॉल्ट में बताइए प्लस ऑप्शनल टैक्स रेजिम। तो बच्चा कहेगा क्या मैं क्वेश्चन को 2 बार सॉल्व करूं? आंसर इज नो, 2 बार सॉल्व नहीं करना है आपको। एक बार डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में निकाल के जो जो चीजें वहां अलाउड नहीं थी उसकी इनकम में से माइनस कर देंगे। सिंपल। चेक करते हैं, चलिए ये है हमारे पास क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या है कि आप क्लिनिकल एक सूरत में गए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर हमें इस तरीके से दिखा हुआ है, कहीं कैश बेसिस वाला तो फॉलो नहीं कर रहा, नहीं तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है। चेक करते हैं। अब मुझे क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए, अलग अलग हेड की इंफॉर्मेशन निकालनी है। और जब भी ऐसे पीएनएल दिया हो, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पकड़ लीजिए, उसमें जो जो खर्चे अनरीजनेबल है उसे एड बैक कर दीजिए, जो जो इनकम पीजीबीपी की नहीं है उसे माइनस कर दीजिए, जैसा कॉस्ट में करते हैं। आपके रिकंसिलिएशन में भी कई बार ऐसी ट्रीटमेंट आपने की होगी। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा अच्छा क्लिनिकल इक्विपमेंट है तो मेडिकल कंज्यूम हुई है, कोई दिक्कत नहीं। सैलरी दी है हमने स्टाफ को, कोई परेशानी नहीं। क्लिनिकल कंज्यूमेबल, रेंट पेड चेक करेंगे, रेंट पेड हाउस प्रॉपर्टी का तो नहीं है, उसकी इन्फॉर्मेशन नीचे की होगी। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस है, अमाउंट पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च, ये आ गया आपका 115 बीएसी के अलग प्रोविजन में। अगर ये क्वेश्चन 115 बीएसी मतलब जो हमारा बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम पहले उससे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन ने बोला था, इसलिए मैं इसको क्या करूंगा, इसलिए मैं इसको कर दूंगा ऐड बैक। अगर ये क्वेश्चन में नॉर्मल वाले प्रोविजन से सॉल्व करता तो मैं इसको एज इट इज छोड़ देता। मैंने आपको बताया था, अभी 2-3 एंट्री बताई थी, उसमें साइंटिफिक रिसर्च का खर्चा अलाउड नहीं, जबकि सेक्शन 35 में आपको 100% अलाउंस मिलती है इसकी। लेकिन अगर आप बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में जो कि 3 लाख 6 लाख 9 लाख वाला लेंगे तो उसमें ये वाली चीज अलाउ नहीं की जाएगी। जब मैं इसका आंसर निकाल दूंगा तो लास्ट में जब नॉर्मल के हिसाब से निकालेंगे तो इसको माइनस कर देंगे। चलिए ठीक है, एड बैक कर देंगे हम इसको कि भाई माइनस मत करो। आगे चलते हैं। कंसल्टेंसी चार्जेस है, ये तो इसी के है। इनकम टैक्स का रिफंड मिला है आपको। प्रिंसिपल में अमाउंट कितनी है? 5000। इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी है? 450। ध्यान से सुनना, जो इनकम टैक्स रिफंड मिलता है मेरे 5000, वो मेरी इनकम नहीं होती पहली चीज तो, चाहे पीजीपी हेड हो या कुछ भी हो। तो ये 5000 टोटल मिला के 5450 है। तो जो इनकम टैक्स से रिफंड मिला है 5000 यहां से हटेगा और कहां जाएगा? कहीं नहीं जाएगा क्योंकि एग्जेम्प्ट है। मैंने कहा जो 450 का ब्याज मिला है क्या वो पीजीबीपी से हटेगा? यस, पीजीबीपी के प्रॉफिट से उसे हटाया जाएगा, इनकम से हटाया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होता है तो वो आईयूएस में चला जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई। यूटीआई से डिविडेंड मिला है 10,500 का। मैं साइड में इसका सॉल्यूशन भी खोल देता हूं ताकि मैं इसमें साथ के साथ आपको चेक कराता हूं। ये रहा डिविडेंड, ये क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर था 880। आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं। आईयूएस वाली इनकम मैं इसमें निकाल देता हूं जल्दी से कि हम जो वहां पर माइनस कर रहे हैं वो यहां जाएगा। देखिए पहले मैंने बताया आपको इंटरेस्ट जाएगा जो इनकम टैक्स रिफंड पे 450 रुपए का। तो देखिए जरा ध्यान से, ये रहा सॉल्यूशन हमारा, ये रहा 450 का आपका यहां जाएगा। क्या मैंने इसको सॉल्व भी किया है? यस, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड 450 का हमारा यहां चला गया। डिविडेंड फ्रॉम यूटीआई 10,500 था तो 10,500 यहां पर आ गया। देखिए जरा फटाफट से, ठीक है। विनिंग फ्रॉम लॉटरी गेम जो है नेट ऑफ टीडीएस ऑफ 15,000। यहां पर जो लिखा हुआ है वो 35,000 है, लेकिन ये नेट करके लिखा हुआ। मैंने कहा जो भी है मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं है तो पहले तुम इसे हटाओ। हमने कहा इसे हटा देंगे। लेके कहां जाएंगे? लेके जाएंगे आईयूएस में। और आपको पता होगा जब आईयूएस में ये इनकम जाएगी तो वो ग्रॉस होके जाएगी, ये टीडीएस डिडक्ट करके, तो 50,000 आईयूएस में जाएगा। तो मेरे पीजीबीपी से तो लेस होगा 35,000। देखो जरा ध्यान से, पीजीबीपी जो इसके अंदर दिखाओ मैं, पीजीबीपी ये रहा। विनिंग जो है वो माइनस तो होगी कितने की? 35,000, लेकिन जो आईओएस में ऐड होगा हमारा, ये रहा आईओएस में, वो होगा आपका 50,000, मतलब 35 प्लस 15 टोटल मिला के आपका यहां से माइनस करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। रेंट हमें मिला है, इनकम है मेरी रेंट मिलने की। क्या रेंट मिलना मेरे बिजनेस की इनकम है? आंसर इज नो। तो यहां से मैं हटाऊंगा और हाउस प्रॉपर्टी में लेके जाऊंगा। चलिए ठीक है, तो चेक कराता हूं मैं आपको फटाफट से।
हाउस प्रॉपर्टी के अंदर। ये हाउस प्रॉपर्टी का मेरा रेंट है 27,000 का। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। क्वेश्चन और क्या कहता है, रेंट पेड के अंदर जो रेंट पेड है इंक्लूड्स 30,000 पेड बाय वे चेक रेंट फॉर अ रेजिडेंशियल हाउस इन सूरत। देखो एक रेंट है, रेंट पेड इंक्लूड्स 30,000, इसका मतलब ऊपर आपने कोई रेंट पे किया है 90,000 का, इसके अंदर 30,000 का एक ऐसा खर्चा है जो अपने पर्सनल नेचर का किया है उसने, तो क्या करेंगे हम इस 30,000 को आपके पीजीपी के जो आंसर है उसमें एड बैक कर देंगे। कहाँ गया इनका पीजीपी वाला, रेंट 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 रेंट, ये रहा रेंट, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन को ऐड बैक कर देंगे। आप मेरे हिसाब से फटाफट से सॉल्यूशन बता दूं और आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट, क्लिनिकल इक्विपमेंट्स है हमारे पास, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी 5 लाख है, क्लिनिकल इक्विपमेंट मतलब प्लांट एंड मशीनरी, और रेट क्या लगेगा उस पर 15%। फिर हमने एक्वायर्ड की है, एक्वायर्ड कॉस्ट बाय चेक 2 लाख, क्या एक्वायर्ड की है हमने क्लिनिकल इक्विपमेंट, ये ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी, ये हमने खरीदे थे, तो इस पे हम क्या करेंगे, डेट देखिए परचेज की, वो तो ओपनिंग बैलेंस था, क्या ये डेट जो है आपकी लेस देन 180 डेज से यूज किए हैं आपने, आंसर इज यस, क्योंकि कब लेके आए हैं इसको, दिसंबर में, तो जो रेट लगता है वो हाफ लगता है। इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो वैसे तो रेट 15% लग रहा है, लेकिन उसे हाफ कर देंगे क्योंकि जो असेट यूज हुई है वो 180 डेज से लेस के लिए यूज हुई है। ये रहा इस पे डेप्रिसिएशन। उसने कहा रेंट जो रिसीव है वो रिलेट करता है रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन सूरत में, इसलिए हम हाउस प्रॉपर्टी में लेके गए। ग्रॉस एनुअल वैल्यू 27,000 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जीए भी ले लेंगे। म्युनिसिपल टैक्स 2,000 का है, ये हाउस प्रॉपर्टी में से माइनस होगा, पेड इन दिसंबर 2023, हैज बीन इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। तो जहां म्युनिसिपल टैक्स माइनस होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी में, वहां तो हम उसे माइनस करेंगे ही, जैसे कि ये रहा म्युनिसिपल टैक्स 2,000, लेकिन ये जो खर्चा है ये आपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस में दिखा रखा था, तो हम आते हैं इधर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ये रहा 2,55,000 का, इसमें ही ऐड किया हुआ है तुमने 2,000, तो उसको हम ऐड बैक कर देंगे। ठीक है जी, आगे चले। उसे सैलरी मिली है 7,500 की फुल केयर हॉस्पिटल से, जो कि कौन से हेड में टैक्सेबल होगी, अभी तक कहीं लिखी नहीं है उन्होंने, अंडर दी हेड सैलरी। कैसे लिखेंगे, 7,500 मल्टीप्लाइड बाय 12 और डिडक्शन देंगे उनको, सैलरी हेड 7,500 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 12 और डिडक्शन देंगे। ध्यान रखना जब भी क्वेश्चन 115 बीएससी के हिसाब से सॉल्व हो रहा होगा तो आपके प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंस दोनों ही माइनस नहीं होंगे। आगे चलते हैं। डॉक्टर निरंजना ने एक लोन लिया है 5,50,000 का बैंक से, हायर एजुकेशन के लिए, डिडक्शन का पार्ट है हमारे। उसने प्रिंसिपल अमाउंट को रीपे किया है एंड इंटरेस्ट देयर ऑन 55,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। इतना प्रिंसिपल अमाउंट का कितना किया है ये हमें नहीं पता, लोन 5,50,000 का लिया है, लेकिन 80E के अंदर आपका 55,000 का जाएगा। ध्यान रखना 115 BAC में जब ये कैलकुलेशन करूंगा तो क्या 80E को दिखाऊंगा, आंसर इज नो, डिडक्शन अलाउड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि दोनों तरीके से सॉल्व कर रहा है, इसलिए मैं इस वाले पॉइंट को देख रहा हूं कि आगे जाके ये काम आएगा। उसने ट्यूशन फीस पे की है, नॉट इन द जेड ऑफ डेवलपमेंट, तो ये 80C में जाते हैं, लेकिन जब मैं 115 BAC के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो इसको इग्नोर करके चलूंगा। हाँ, मेरी जो ये ट्यूशन फीस है 80C के अंदर जाती है, ये मुझे पता है 1 लाख, तो ये मैं जब नॉर्मल क्वेश्चन से सॉल्व करूंगा तब माइनस कर दूंगा। एन अमाउंट ऑफ 28,000 हैज बीन पेड बाय चेक 27 तारीख को मेडिकल इंश्योरेंस के लिए। सभी बच्चों को पता होगा मेडिकल इंश्योरेंस 80D है, लिमिट उसमें 25,000 होती है। यहां पर काफी सारे बच्चे गलती कर सकते हैं कि इसे 25,000 लिख लेंगे, लेकिन जबकि जो अमाउंट आएगा आपका वो 28,000 ही आएगा, क्योंकि लिमिट बढ़ जाती है आपकी अगर जो व्यक्ति है वो आपका कौन है, सीनियर सिटीजन। इसलिए क्वेश्चन को ऊपर की इंफॉर्मेशन नीचे की इंफॉर्मेशन दोनों पढ़ना बहुत ही ज्यादा हो जाता है आपके लिए जरूरी। तो ये आ गया आपका कौन सा 28,000 एज इट इज। अब मैं क्वेश्चन में जब आऊंगा जरा ध्यान से देखना, सैलरी क्वेश्चन जैसे सॉल्व होता है वैसे सॉल्व किया, हाउस प्रॉपर्टी जैसे सॉल्व होता है बिल्कुल वैसे ही सॉल्व किया, आईओएस जैसे सॉल्व होता है बिल्कुल वैसे सॉल्व किया, जीटीआई निकाली 5,72,900, लेकिन मैं यहां से जब डिडक्शन माइनस करने आया तो 80C भी मुझे पता थी, 80D भी मुझे पता थी, 80E भी मुझे पता थी, लेकिन मैं माइनस नहीं करूंगा क्योंकि अंडर जो न्यू स्कीम है, अंडर जो आपकी बाय डिफॉल्ट स्कीम है उसमें ये चीजें नहीं मिलती है। तो मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 5,72,900। एक बार चेक करते हैं इंस्टीट्यूट के आंसर से, 5,72,900। अब मेरा मन कह रहा है यार मैंने इसमें ना कुछ गलती की है क्या, अगर मैं नॉर्मल टैक्स रेजिमा के हिसाब से निकालूं ना, नॉर्मल टैक्स रेजिमा के हिसाब से, तो इसमें एक साइंटिफिक रिसर्च वाला पॉइंट भी माइनस होना चाहिए, साइंटिफिक रिसर्च जो हमने ऊपर देखा था, और प्लस जितनी भी डिडक्शंस है वो सब माइनस होनी चाहिए। तो हम नॉर्मल के अंदर आ जाएंगे और देखेंगे किसके अंदर। क्वेश्चन ने इसमें हमसे टैक्स लायबिलिटी ना निकलवा के सिर्फ बोला था टोटल इनकम निकालिए, तो हमने कहा चलो चेक करते हैं। तो ये 5,72,900 है, और उसके ऊपर से क्वेश्चन में मैंने बताया था आपको साइंटिफिक रिसर्च का एक पॉइंट है, ये रहा 1,50,000 का, जो कि अब मेरे हिसाब से माइनस होना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया है, यस 100% अलाउड है, माइनस होना चाहिए 1,50,000 रुपए। और जो डिडक्शन 80C की है वो यहां माइनस होनी चाहिए, 80D के 28,000 और 80E के इंटरेस्ट ऑन लोन 55,000 पूरा माइनस किया है। बस इतना सा चेंज है। काफी सारे बच्चे बहुत हवा मचा रहे कि 115 BAC से पूरा क्वेश्चन बदल गया है। जी हां बदल गया है,
हवा भी मचाना चाहिए, लेकिन क्या बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपैक्ट आ रहा है उसका, अभी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। छोटी छोटी 2-3 बातें मैंने आपको बताई, सैलरी के अंदर प्रोफेशनल टैक्स और आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, हाउस प्रॉपर्टी में जो आपका कौन सा वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला जो इंटरेस्ट लोन है वो आपका यहां पर माइनस नहीं होगा, और जो तीसरी चीज यहां पर माइनस नहीं होगी वो है आपकी डिडक्शन पूरे चैप्टर की। पीजीपी में स्पेसिफिक कुछ प्रोविजन है तो मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया जो कि आंसर को आपके इफेक्ट नहीं होने देगा। यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा, और दोनों में डिफरेंस क्या है और कितनी सी कैलकुलेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा ये भी शायद आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। बिल्कुल इसी तरीके की शक्ल, जो फेस है जो शक्ल बोल लीजिए, उन्हीं शक्ल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको क्वेश्चन नंबर 1 के कंपलसरी पार्ट में दिखाई देते हैं। मैंने कहा क्वेश्चन में एक बार पढ़ता हूं मैं पहले। एज 55 साल है, प्रोफेशनल है, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिएगा, कैश बेसिस फॉलो करता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो इसे इग्नोर कर देते हैं। कैश बेसिस का मतलब है मैंने कोई खर्चा किया, मान लीजिए 15 महीने का खर्चा कर दिया, तो इस साल में कितना आएगा, सिर्फ 12 महीने का, 3000 के इस साल में आएगा, आंसर इज नो। लेकिन अगर आप कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो जितना खर्चा कर रहे हैं तभी माइनस होगा। मान लीजिए कोई ब्याज है, मैंने कहा इंटरेस्ट ऑन लोन है, आउटस्टैंडिंग है, क्या मैं माइनस कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि कैश बेसिस फॉलो हो रहा है, तो इसमें नॉर्मल प्रोविजन हट जाते, तो जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मुझे करना क्या है, एक बार मैं ये चेक कर लेता हूं। उस बार उसने बोला है टोटल इनकम निकालो, टैक्स पेबल निकालो इन अ मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। मोस्ट बेनिफिशियल मैनर का मतलब ये है कि बाय डिफॉल्ट वो 115 बीएसी में है, और मोस्ट बेनिफिशियल का मतलब आप नॉर्मल से भी निकाल के देख लीजिएगा, जिसके अंदर टैक्स कम आता है उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा है जो आपको पूरी क्लैरिटी देगा, तो मैंने कहा चलो सॉल्व कराते हैं इसको। क्वेश्चन में क्या आता है जरा चेक करते हैं। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बहुत बढ़िया। उन्होंने क्या नेट प्रॉफिट निकाला हुआ? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा अभी तो ये निकाला हुआ, अभी से सुधारते हैं नेट प्रॉफिट को, सारी एडजस्टमेंट पड़ेंगे और काम करेंगे। ठीक है, सैलरी दी है स्टाफ को, क्या कोई परेशानी है? आंसर इज नो। स्टाइपेंड दिया है, इंसेंटिव दिया है, क्या कोई परेशानी है? नहीं। ऑफिस का रेंट दिया है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, सेमिनार है। परचेज ऑफ कार, कार परचेज कर रहे हो ऑफिशियल यूज के लिए। मैंने कहा भाई साहब कार नहीं आता है, यहाँ पर कार का डेप्रिसिएशन आता है। तुमने पूरी कार को ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिख लिया तो आपके बिजनेस वाले खर्चे से 80,000 माइनस हो जाएंगे। रिपेयर एंड मेंटेनेंस एज इट इज रखे रहेंगे, मोटर कार के कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेवलिंग एक्सपेंस है 5,25,000 के, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। म्युनिसिपल टैक्स पे की है तुमने हाउस प्रॉपर्टी के। मैंने कहा भाई साहब बिजनेस के खर्चे में कहां से दिखा रहे हो, उसे ऐड बैक करो। हर एक आइटम की मैं आपको ट्रीटमेंट बता रहा हूं, प्लस माइनस करके आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। आगे चलते हैं इधर सीधा सीधा। फीस अर्न की है ऑडिट की, क्या ये मेरे बिजनेस प्रोफेशन का पार्ट है? यस। ये भी पार्ट है, कंसल्टेंसी भी पार्ट है? यस। डिविडेंड मिला है, क्या ये मेरे बिजनेस की इनकम का पार्ट है? आंसर इज नो। तो क्या करेंगे, यहां से माइनस और आईयूएस में प्लस कर देंगे। ठीक है, यूटीआई से इनकम मिला है 7,600, क्या करेंगे भाई, यहां क्यों दिखा रहे हो आप अपने बिजनेस में, हटाओ से, यहां से आईयूएस में दिखाओ। ऑनरेरियम रिसीव हुआ है मुझे इंस्टीट्यूशन में, मैं आंसर पेपर को चेक करता हूं। भाई आंसर पेपर को चेक करना तुम्हारे बिजनेस का पार्ट नहीं है, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। नेक्स्ट, रेंट रिसीव हुआ है तुम्हें रेजिडेंशियल फ्लैट से। अब तुम्हारा रेंट रिसीव्ड और म्युनिसिपल टैक्सेस दोनों ही तुम कहां दिखा रहे हो, क्या नाम है, पीजीबीपी में, तो क्या आपको ऐसा करना चाहिए? नहीं। तो यहां से रेंट हटाओ, हाँ म्युनिसिपल टैक्स और रेंट दोनों की डिडक्शन क्या नाम है आपको वहां से देंगे। अलावेबल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ मोटर कार 15% है। मैंने कहा तुम्हें बताने की जरूरत नहीं थी। मोटर कार हमने परचेज की है, मोटर कार परचेज की जो डेट है वो मिसिंग है, और जब भी डेट मिसिंग होगी तो आप मान के चलेंगे कि मोर देन 180 डेज है। ये मेरा आपको सजेशन है, हालांकि आप लेस भी मान सकते हो। तो इसमें 15%, 80,000 का 15%, सीधा सीधा 12,000 रुपए का डेप्रिसिएशन हम जो है माइनस कर देंगे बिजनेस की जो प्रॉफिट इनकम एज पर लेके चल रहे हैं हम। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन 10,500। भाई साहब मेरे क्लाइंट मुझे गिफ्ट दे रहे हैं, तो क्या मैं बिजनेस का पार्ट है, पर्सनल पार्ट है? बिजनेस का पार्ट है, क्लाइंट को गिफ्ट दो या तुम फ्री सेमिनार, क्या नाम है, फ्री सेमिनार है, कोई खाना वगैरह बांटो, सैंपल दो, ये सब बिजनेस का पार्ट होता है। तो इंसेंटिव दी है मैंने आर्टिकल को, अमाउंट पेड टू 2 आर्टिकल्स, असिस्टेंट पासिंग सी इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एट फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने कहा जो भी मैं पे कर रहा हूं मैं इंसेंटिव दे रहा हूं अपने आर्टिकल्स को आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। पहले अटेम्प्ट में पास हो गए जो कि बड़ा मुश्किल है, पता ही आपको सीए कोर्स के अंदर। तो अब मैं क्या कर रहा हूं इसमें, मैंने कहा उनको पेमेंट की, क्या मेरे बिजनेस का पार्ट है? यस, कोई दिक्कत नहीं है। रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ कार 2,000 रुपए दिए हैं फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/10/2000 से लेके, देखो जरा ध्यान से, मेरा जो प्रीवियस ईयर है वो 23-24 है। 23-24 कब खत्म हो जाता है? 31 मार्च 2024। कितने महीने का एक्स्ट्रा है? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6 महीने का एक्स्ट्रा है। तो मतलब मुझे इस अमाउंट को हाफ कर देना चाहिए था और इस साल से रिलेटेड लिखना चाहिए था। लेकिन क्वेश्चन के शुरुआत में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैश बेसिस फॉलो करते हो तो इसमें पूरा पूरा अलाउड हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अदरवाइज हाफ पार्ट को इधर रखते हैं और हाफ को मतलब प्रोपोर्शनेट कर देते हैं। नेक्स्ट, सैलरी दी है मैंने एक 30,000 रुपए कंप्यूटर स्पेशलिस्ट को, कैश असिस्टेंस फॉर 1 प्रोफेशनल असाइनमेंट। एक असाइनमेंट के लिए मैंने 30,000 दी है। और आपको पीजीबी के अंदर पता होगा कि खर्चा 10,000 से ऊपर अगर आप किसी व्यक्ति को सिंगल डे में करते हैं तो वो डिसअलाउड हो जाता है, इसलिए इसको एड बैक कर देंगे क्योंकि 10,000 से ज्यादा है।
ट्रेवलिंग एक्सपेंस के अंदर एक्सपेंडिचर है जो कि फॉरेन टूर पे है 32,000 है, जिसके अंदर आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, तो मुझे कोई लेना देना है इसके आरबीआई नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, बहुत अच्छी बात है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम हेल्थ पे कर रहा हूं डिपेंडेंट ब्रदर का, रिलेटिव की डेफिनेशन में डिपेंडेंट ब्रदर नहीं आते, ये आपको पता होगा। एंड मेजर सन, हाँ मेजर सन मेरे जो है डिपेंडेंट है वो मेरे पास आएंगे, उसकी जो अमाउंट है 5,000, मैंने कहा ये तो नहीं जाएगा लेकिन 10,000 का मिल जाएगा। अरे दिक्कत हो गई, देखो क्या उन्होंने क्या किया, पेड किया है कैश में, तो जब कैश में पे करते हैं आप कोई भी चीज, क्या मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह, तो वो आपका अलाउड नहीं होगा। तो इस केस में जरा ध्यान से देखिएगा 80D की डिडक्शन वैसे तो 115 बीएसी में मिलती नहीं है, लेकिन तुम्हें यहां पर वैसे ही नहीं मिलेगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शी इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ 10,000 इन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 80C का पार्ट है, मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिलता है। कि जब मैं 115 बीएसी से निकालूंगा तो इसे इग्नोर करूंगा, नॉर्मल से निकालूंगा तो लेस कर दूंगा। उसने 70,000 एडवांस टैक्स दिया है 2023-24 में, जब टैक्स निकालेंगे तब बात करेंगे, चलो ठीक है। अब उन्होंने कहा टोटल इनकम निकालो, टैक्स पेबल निकालो, तो जो जैसे मैंने एडजस्टमेंट आपको बताई एक बार चेक कर लेते हैं। इनकम फ्रॉम हाउसहोल्डिंग कैसे निकाला उन्होंने, हम एक बार चेक करते हैं। इनकम फ्रॉम हाउसहोल्डिंग तुमने कैसे निकाला, 85,600, ये मुझे क्वेश्चन नहीं दिया हुआ था। म्युनिसिपल टैक्स 3,000 के थे जो मैंने बिजनेस में एड बैक किए होंगे, लेकिन यहाँ से माइनस हो जाएगा, फिर मुझे 30% मिला और बस बात खत्म। ये मेरा इनकम आई, इनकम फ्रॉम हाउसहोल्डिंग। अब आते हैं पीजीबीपी में, पीजीबीपी आ जाइए। ये हाउस प्रॉपर्टी था हमारा, पीजीबीपी कहाँ गया, ये रहा पीजीबीपी। देखिए सैलरी कंपेयर टू कंप्यूटर स्पेशलिस्ट 30,000 उन्होंने ऐड की है, कार को ऐड किया है 80,000, म्युनिसिपल टैक्स जो आपने पे किया वो ऐड की है, बेनिफिट रिसीव जो है ड्यूरिंग फ्रॉम क्लाइंट्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोफेशन टैक्सेबल एज बिजनेस इनकम, तो इन्होंने ऐड क्यों किया, अच्छा ऐड किया है। नीचे जो है वो उन्होंने ऐड नहीं कर रखा था, उसको ऐड किया, मतलब बिजनेस इनकम माना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इनकम क्रेडिट, डिविडेंड वाला, इनकम यूटीआई वाला, ऑनरेरियम रिसीव जो है आंसर पेपर से, ये भी आईओएस में जाएगा, और आपका रेंट जो है ये लेट आउट में जाएगा, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर रखी है। डेप्रिसिएशन मोटर कार पे 12,000 की, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेशन कर चुके हैं। इससे आपका पीजीबीपी की इनकम आ गई, करेक्ट पीजीबीपी इनकम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में 3 एंट्री जाएगी, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। डिडक्शन वाले चैप्टर में 10,000, डी वाला क्यों नहीं मिलेगा ये बता दिया मैंने आपको, किस में माइनस होगा किस में नहीं, वो अभी चेक करते हैं। देखिए यहां तक आ गए, तो जो जीटीआई है वापस आ जाते हैं, ये जो जीटीआई है ये आई है 10,11,944। इसमें से क्योंकि अभी मैं क्वेश्चन को 115 बीएसी के हिसाब से सॉल्व कर रहा हूं, इसका मतलब जो डिडक्शन चैप्टर है उसमें से एक भी अमाउंट नहीं मिलेगा आपको, तो 10,11,944 ही रहेगा, और राउंड ऑफ कर देंगे तो 10,11,940 हो जाएगा। ये वाला टैक्स रेजिमा एप्लीकेबल करके इसके ऊपर जो टैक्स निकलेगा हमारा वो निकलेगा 64,263, जो कि मेरा 115 बीएसी डिफॉल्ट टैक्स रेजिमा के हिसाब से आ रहा है। और जो आपने एडवांस टैक्स ऑलरेडी पे कर रखा है 70,000, तो और जो डिविडेंड के ऊपर टैक्स वगैरह है वो हमने यहां से माइनस कर दिया। लेकिन जरा ध्यान से देखना, ये रिफंडेबल अमाउंट होगा, मतलब हमने ज्यादा टैक्स पे कर रखा है। जो मुझे वहां पर टीडीएस वगैरह मिला है ना, मुझे डिविडेंड इनकम, उन पे भी 10% करके माइनस करके दिया होगा उन्होंने, तो ये अमाउंट आ गई। लेकिन मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो ये है कि जीटीआई को दोबारा से पकड़ो। हमने कहा जीटीआई तुम्हारे अंदर कुछ कमियां हैं, साइंटिफिक रिसर्च तो नहीं है, लेकिन डिडक्शन वाली बातें हमने तुम्हें बताई थी। डिडक्शन के अंदर चैप्टर 6A के अंदर सिर्फ एक डिडक्शन है, कौन सी वाली, 80C वाली, और दूसरी वाली अलाउड नहीं होगी। अब मैं नॉर्मल के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, तो 30,000 से मेरी इनकम जो है वो कम हो जाएगी, उसके ऊपर 2.5 लाख, 5 लाख, और जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चन करते थे वैसे टैक्स निकालेंगे। उसमें जो टैक्स आ रहा है 1,17,605, एडवांस टैक्स पे कर रखा है, ये टीडीएस वगैरह कटा हुआ है इनका, राउंडेड ऑफ आ गया 45,790 जो मुझे पेबल है। जबकि उस वाले जो स्कीम है मेरी जो 115 बीएसी वाली, उसमें रिफंडेबल है। तो मोस्ट बेनिफिशियल कौन सा होगा, ये आप समझदार होगे। सिंस देयर इज टैक्स रिफंडेबल अंडर 115 बीएसी, हेंस द टैक्स पेबल अंडर रेगुलर प्रोविजन अंडर इट इज वुड बी बेनिफिशियल फॉर मिस्टर पूर्वी टू मेक अंडर डिफॉल्ट पेमेंट, मतलब 115 बीएसी को आप फॉलो करेंगे। आई होप थोड़ा थोड़ा आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि 115 बीएसी और नॉर्मल टैक्स में ये है कि कुछ डिडक्शन, कुछ ऊपर खर्चे आपको माइनस नहीं करने हैं, टैक्स निकालिए उनके स्लैब के हिसाब से, और जब उनके स्लैब के हिसाब से टैक्स निकल जाएगा तब आपको क्या नाम है, नॉर्मली आपको माइनस कर देना, जैसे पहले क्वेश्चन निकालते थे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आ गए हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो जनरली मेरे हिसाब से टीचर्स आपको कराते नहीं होंगे बहुत ज्यादा, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि इस पे आपको पूरी कंसेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए, पहले का टैक्स रिजिम आपको पता होना चाहिए। मैं आपको सॉल्व करके दे रहा हूं, थोड़ा सा भी आपको हिंट मिलेगा, आप एग्जाम में क्वेश्चन क्रैक कर देंगे। मिस्टर वाई कैरीज ऑन हिज बिजनेस, ही एनालिसिस इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड रिलीविंग फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। नेट प्रॉफिट मुझे निकाल के दिया हुआ है, बहुत बढ़िया बात है। फॉलोइंग इनकम्स वर क्रेडिटेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसका मतलब इसमें वो ऐड हो रखी है। मैं क्या करूंगा, इनकम फ्रॉम यूटीआई यहां से हटाऊंगा, आईओएस में जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स यहां से हटाऊंगा, आईओएस में जाएंगे। विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस यहां से हटाऊंगा, आईओएस में जाएंगे, ठीक है। इट वाज फाउंड दैट द स्टॉक वर ओमिटेड टू बी इंक्लूडेड इन बोथ द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक, यहां से आपको कॉस्ट शीट की फील आनी चाहिए। कॉस्ट शीट,
कॉस्ट शीट में रिकंसिलेशन स्टेटमेंट बनाते थे और उसमें भी यही बोलते थे कुछ स्टॉक ऑमिट कर दिया है हमने, कुछ स्टॉक में परेशानी आ रही है, तो देखेंगे जरा ध्यान से। ओमिट वर्ड का मतलब क्या है? ओमिट वर्ड का मतलब लिखा ही नहीं है। मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड आता है, खर्चा, तुमने खर्चा नहीं लिखा, इससे क्या हो गया होगा? इससे तुम्हारा प्रॉफिट जो है बढ़ गया होगा। ठीक कर दो, क्या कर दो? कम कर दो प्रॉफिट को। नेक्स्ट आया क्लोजिंग स्टॉक। तुम क्लोजिंग स्टॉक लिखना भूल गए, किस साइड लिखते हैं? इनकम साइड। इसका मतलब तुमने इनकम हमारी कम कर दी, इनकम को क्या कर दो? बढ़ा दो। ठीक है, बढ़ा दी। नेक्स्ट, 1,00,000 रुपए डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कंट्रीब्यूशन यूनिवर्सिटी नोटिफाइड है। इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से पढ़ लेता हूं मैं कि क्या इस क्वेश्चन ने मुझे 115 बीएससी के हिसाब से सॉल्व करने के लिए बोला है या नॉर्मल। अगर 115 बीएससी के हिसाब से अगर इसने मुझे सॉल्व करने के लिए बोला है तो मैं इसको क्या करूंगा? अगर ये ऑलरेडी डिडक्टेड है तो इसको एड बैक कर दूंगा। चेक करते हैं। कंप्यूट द टोटल इनकम असेसमेंट ईयर अंडर द ऑप्शनल टैक्स रेजिमा एज पर प्रोविजन। ऑप्शनल टैक्स रेजिमा मतलब क्या है कि ऑप्शन लेके ऑप्ट आउट कर रहा है, तो इसका मतलब जो इन्होंने इसका ट्रीटमेंट किया होगा वो अलाउड किया होगा। मैं एक बार चेक कर लेता हूं कौन से क्वेश्चन पे हैं हम हैं क्वेश्चन नंबर किस पर? 7th पर। तो 7th को एक बार चेक करते हैं, 7th का आंसर। लेकिन 7th तो हमने कर लिया है। हम कौन से क्वेश्चन पर हैं? 8th पर हैं हम, सॉरी 8th ये रहा 8th। ठीक है, उन्होंने कहा एक्सपेंसेस, अभी आगे पढ़ेंगे। मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने जी हाँ डिडक्शन माइनस की है। ऑप्शनल वर्ड का मतलब उन्होंने भी यही माना है। ऑप्शनल मतलब जो ऑप्ट आउट के बाय डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में, मतलब 115 बीएससी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं कर रहे हैं, जैसा कि हमारी अंडरस्टैंडिंग है। सैलरी के अंदर उसने कहा इंक्लूड है 20,000 जो कि अपने ब्रदर को दिए हैं, जिसमें अनरीजनेबल टू द एक्सटेंट ऑफ 2500 है। तुमने सैलरी में कोई अमाउंट लिख रखी है, अपने भाई को दी है, तुमने 20,000 दिए। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, काम की चीज नहीं हो सकती क्या? हो सकती है। उसने कहा नहीं नहीं, इसमें 2500 रुपए अनरीजनेबल तुमने फालतू दिए अपने भाई को, तो एडबैक कर दो। आगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के अंदर 15 गिफ्ट पैकेट है, जो तुमने कॉस्टिंग है 1,000 रुपए पर पैकेट के, 15,000 का खर्चा तुमने क्या नाम है गिफ्ट एक्सपेंडिचर वाले उसमें कर दिया है। क्या बिजनेस में ऐसे खर्चे करने पड़ते हैं? यस, बिल्कुल अलाउड है। टोटल एक्सपेंस कार पे 78,000 है, जिसमें कार यूज फॉर बोथ बिजनेस एंड पर्सनल पर्पस, 3/4 ऑफ द बिजनेस पर्पस के लिए यूज किया है। अब जरा ध्यान से देखना, ऊपर कुछ खर्चे हैं जो मोटर कार के एक्सपेंसेस में मैंने ऑलरेडी माइनस कर रखे हैं। 78,000 का 3/4 निकालेंगे तो ये आएगा बिजनेस पर्पस के लिए, है ना। यूज फॉर 3/4 जो है वो बिजनेस पर्पस के लिए। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं 78,000 का 1/4 निकालूंगा और इसको एड बैक कर दूंगा वापस से। कौन से के अंदर? ये किसके अंदर ऐड बैक होगा? ये ऐड बैक हो जाएगा आपका किसके अंदर कि आप पर्सनल पर्पस के लिए, तो इसे ऐड बैक कर दीजिए। नेक्स्ट, मिसलिनियस इनकम के अंदर 30,000 रुपए एक A&B कंपनी को गुड्स आपने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया। मैंने कहा भाई साहब 10,000 से ज्यादा पेमेंट कर दी, तुम्हारी ऐसी हिम्मत? उन्होंने कहा ना ना ना, ट्रांसपोर्टर को की है। याद करो ट्रांसपोर्टर की जो लिमिट है वो 35,000 रुपए। 35,000 तक एक दिन में अगर आप उसे पेमेंट करते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैश में पेमेंट करो चल जाएगा। डेप्रिसिएशन डेबिटेड इन द बुक्स जो है 55,000 है, मैंने कहा 55,000 को ऐड बैक कर देंगे। डेप्रिसिएशन अलाउड एज पर इनकम टैक्स रूल्स है, मैंने कहा भाई साहब इसको माइनस कर देंगे। उन्होंने खुद मुझे डेप्रिसिएशन निकाल के दिया तो मुझे दिमाग लगाने की क्या जरूरत है। ड्राइंग है 10,000 की डेबिटेड इन द बुक्स, उनका पर्सनल ड्राइंग करते हो तुम, ये लो प्लस कर लो। इन्वेस्टमेंट इन एनएससी 15,000 का एटीसी में डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है कि नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करें, तो मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसका एक बार आपको सॉल्यूशन दिखा देता हूं मैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर था हमारा ये 8, यहां से आते हैं। क्या सैलरी पेड टू ब्रदर 2500 ऐड किया है, मोटर कार के एक्सपेंस 1/4 को ऐड कर दिया है, डेप्रिसिएशन को 55,000 जो कि आपके बुक्स में था वो ऐड कर दिया गया है, ड्राइंग्स को ऐड कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट इन एनएससी, एक पॉइंट और है जरा ध्यान से देखिएगा, ये तुमने बिजनेस के एक्सपेंडिचर से माइनस किया हुआ है, तो पहले इसे बिजनेस में ऐड करो और 80C में डिडक्शन लो। तो उन्होंने पहले बिजनेस के एक्सपेंडिचर में इसको ऐड कर दिया है। हमने कहा था क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा, ऐड किया है। ओपनिंग स्टॉक माइनस होगा, माइनस किया है। कंट्रीब्यूशन टू जो यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड है, ये क्या इसमें माइनस करेंगे। अब इन्होंने यहां पर माइनस रहने दिया है, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी माइनस है और हमें माइनस रहने देना है। जबकि अगर ये 115 बीएसी होता तो भाई साहब मैं यहां पर उसको बुला के क्या करता, तुमने माइनस किया हुआ है, गलत किया हुआ है, इसे ऐड बैक कर दो। यहां पर लेस वर्ड का मतलब है ऑलरेडी डिडक्ट हो रखा है और अब उसे एज इट इज रहने देंगे। 115 बीएसी होता तो उसे ऐड बैक कर देते। इनकम क्रेडिटेड, हमने कहा यूटीआई वगैरह आईओएस की इनकम अपनी यहां से हटाइए। डेप्रिसिएशन जो इनकम टैक्स है वो है, ये आपकी 11,21,500 की नॉर्मल इनकम और 11,21,500 पे आप उसने क्या पूछा है, टैक्स निकालने के लिए पूछा है या क्या, वो एक बार चेक कर लीजिएगा।
क्या टैक्स निकालने के लिए पूछा है क्या? नहीं, सिर्फ टोटल इनकम पूछा है और वही हमारा आंसर है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई भी परेशानी नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। मैं चला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपको यहां तक चीजें हेल्पफुल लग रही होंगी, थोड़ी बहुत क्लैरिटी आपको 115 बीएससी पे आ रही होगी कि कुछ कुछ एडजस्टमेंट है जिसमें प्लस कर देना है, और बहुत ज्यादा पूरे क्वेश्चन पे इंपैक्ट नहीं आएगा। और ऐसे भी चांसेस है कि आपसे पूछ लिया जाए कि जो दोनों में से बेनिफिशियल होगा वो हमारे लिए बताइए, या फिर ये पूछ लिया जाए कि दोनों ही निकाल के दिखाइए, या क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझना है कौन से। अगर उसने पूछा है ऑप्शनल से, दैट मींस नॉर्मल प्रोविजन। अगर उसने बोला है बाय डिफॉल्ट, दैट मींस 115 बीएससी। आई होप यहां तक क्लैरिटी आ रही है। अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि चीजें आपके लिए हेल्पफुल हो रही है या नहीं। यही मोटिवेशन है हमारे लिए आगे काम करने के लिए। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा एक क्वेश्चन है आपका, उसने कहा इनकम बतानी है आपको, एडवांस टैक्स की ऑब्लिगेशन बतानी है 115 बीएससी के हिसाब से। अब 115 बीएससी के हिसाब से इसमें मुझे क्या दिक्कत लग रही है? 115 बीएससी के हिसाब से एक सेट ऑफ की प्रोविजन में प्रॉब्लम लग रही है, जो कि कहता है किसी और हेड से एडजस्टमेंट करने देना। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, तो क्या इसमें हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है? चेक करते हैं। ये रहा हाउस प्रॉपर्टी का लॉस, वो सेट ऑफ नहीं करने देगा, ठीक है। इनकम इस टेक्सटाइल बिजनेस से है, लॉटरी से है, स्पेकुलेशन से है, और इनकम बाय वे ऑफ सैलरी। कंप्यूटेड वर्ड का मतलब क्या होता है? कंप्यूटेड वर्ड का मतलब ये होता है कि आपको 50,000 की डिडक्शन नहीं देनी है। तो अगर मैं सैलरी हेड में जाऊं तो 2,70,000 लिखूंगा। मैं आंसर साइड में खोल लेता हूं कि सैलरी हेड में जाऊंगा तो 2,70,000 लिखूंगा, 50,000 की डिडक्शन दूंगा नहीं, क्योंकि उसमें वर्ड लिखा हुआ कंप्यूटेड, और मैं क्या नाम है इसको सेट ऑफ नहीं करूंगा दूसरे हेड से। ऐसा इन्होंने ट्रीटमेंट लिया है यहाँ पर। आगे चलते हैं। मैंने कहा टेक्सटाइल बिजनेस की इनकम, इनकम वर्ड का मतलब लॉस है 1,35,000 का। मैंने कहा अच्छा। और स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम है 1,00,000। क्या स्पेकुलेटिव बिजनेस की इनकम से नॉर्मल बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ कर दिया जा सकता है? आंसर इज यस। लेकिन क्या नॉर्मल बिजनेस की इनकम से स्पेकुलेशन बिजनेस के लॉस को सेट ऑफ किया जा सकता है? आंसर इज नो। लेकिन क्या हम इस 1,00,000 की इनकम में से इस 1,35,000 के लॉस का 1,00,000 वाला हिस्सा माइनस कर सकते हैं जितनी इनकम है? आंसर इज यस। सिर्फ 35,000 बच जाएगा। दिखाता हूं आपको, देखिए ये पीजीबीपीए स्पेकुलेशन बिजनेस की इनकम है 1,00,000 रुपए की, और लॉस 1,00,000 तक हम सेट ऑफ कर सकते हैं। अब मेरे पास बचा 35,000, जुगाड़ लगाता हूं कहां कर सकते हैं इसको। आगे चलते हैं। मैंने कहा सैलरी की है, सैलरी से कर नहीं सकते। हाउस प्रॉपर्टी टेक्सटाइल बिजनेस मैंने डील कर लिया है, हाउस प्रॉपर्टी तो ऐसे ही रहोगे। लॉटरी और विनिंग की इनकम है 5,00,000 की। इस इनकम से किसी भी लॉस को सेट ऑफ नहीं किया जा सकता, और अगर इसका लॉस है तो वो खुद से भी सेट ऑफ नहीं किया जा सकता। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपका 70,000। मैंने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या तुम मेरी मदद करोगे? उसने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। 35,000 का लॉस है मेरे पास, जरा ध्यान से देखिए। मैंने कहा क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? तो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस और शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस किसी भी हेड से एडजस्ट नहीं होते। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से एडजस्ट नहीं हो सकते। रूल्स आपको पता होने चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मेरे पास 70,000 का। 35,000 का मेरे पास क्या है? इसके 35,000 का मेरे पास बैलेंस है, जो कि हमारा अभी निकल के आया था किसमें? नॉर्मल बिजनेस के, टेक्सटाइल बिजनेस के लॉस के। तो और आईओएस में मेरी विनिंग इनकम है 5,00,000 रुपए की। टोटल इनकम मेरी आई 8,05,000, और 8,05,000 की इनकम पर कैसे टैक्स लगाया उन्होंने, जरा ध्यान से देखिएगा। टोटल इनकम है जो 2,70,000 की है, जो क्या नाम है कहां से आई? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। कहां गई? 2,70,000। ये रही आपकी टोटल सैलरी इनकम। ये आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट में एग्जॉस्ट हो जाएगी, जो कि मेरी कहां पर है? जो कि मेरी 3,00,000 तक है। मैंने कहा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है मेरे पास? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 35,000 है। क्योंकि मैं 115 बीएसी से सॉल्व कर रहा हूं, तो 115 बीएसी में जाएंगे तो मेरे पास कितना अमाउंट बच जाएगा? मैंने कहा 30,000 और बचा हुआ है, क्योंकि 3,00,000 तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं लगता। तो 30,000 को भी इग्नोर कर दीजिए। बचा कितना? 5,000। 5,000 पे निकाल लीजिए आप 5%, तो ये रहा 5,000, और 5,000 पे 20%। ये नॉर्मल टैक्स के हिसाब से निकाला है, किसके हिसाब से निकाला मैं एक बार चेक कर लेता हूं। बेसिक अनएग्जॉस्टेड लिमिट बैलेंस 3,00,000, सॉरी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसलिए 20% है। आपको पता होना चाहिए विनिंग इनकम पे 30% है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% है, और 115 ट्रिपल जो 115 वाला जो आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल शेयर्स वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है उसमें 15% होता है। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इसमें 20% लगेगा, और 5,00,000 का 30% लगेगा। ये अमाउंट आ गई है। ये 115 बीएसी के हिसाब से ही है, बिल्कुल 4% अमाउंट कर दिया, 1,57,040 रुपए। ये आपका 115 बीएसी के हिसाब से टैक्स लग गया। अगर ये क्वेश्चन नॉर्मल के हिसाब से होता तो क्या होता? तो जो सैलरी है 2,70,000 रुपए की, वो 2,00,000 रुपए 2,00,000 वहां से हट जाते। सैलरी की 50,000 की इनकम पे जो रिमेनिंग बच गई है 270 में से 2,50,000 गए तो 20,000। 20,000 पे लगता 5%। जो हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो एज इट इज रहता, पूरे पे लग जाता आपका 20%, और जो इस पे लगता 30%। हालांकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं, अदरवाइज हम उसे भी सॉल्व कर सकते थे। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कितने क्वेश्चन और इस पार्ट में कराऊंगा मैं आपको? एक और क्वेश्चन करा देता हूं इस पार्ट में, जो कि एग्जाम जैसा है। फिर क्या नाम है अगले पार्ट में अगर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ हेल्पफुल था, आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई, तो मैं और जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो भी कराऊंगा।
राजीव की एज 50 साल है, प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब पता है क्या होता है कि आप अपने मतलब की इनकम और अपने मतलब के खर्चे निकालो, ऐड बैक ऐड लेस ये कुछ नहीं करना आपको। इनकम दिख रही है बिजनेस की है ऐड कर दो, इनकम खर्चे दिख रहे हैं बिजनेस के हैं माइनस कर दो, बस बड़े सिंपल से 2 पॉइंट है। मैंने कहा आगे एक बार पढ़ देता हूँ, उन्होंने आगे इन्फॉर्मेशन क्या दी है। 50% जो है आपका बिल्डिंग ओन रेट, मैंने कहा इससे पहले ये बताओ कौन से हिसाब से काम कर रहा है। कंप्यूट द इनकम अज्यूमिंग दैट ही हैज शिफ्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट। जब भी ऐसा दिखे खुश हो जाना, मतलब क्या है जो पहले से आता है वही बात है, मतलब नॉर्मली सॉल्व करना है आपको इसको, ठीक है। कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहा है, कैश सिस्टम। कैश सिस्टम का मतलब एडवांस वाले खर्चे भी माइनस हो जाएंगे, और अगर कोई ब्याज वगैरह दिया होगा आपने और वो पेंडिंग है तो माइनस नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। मैंने कहा क्वेश्चन जरा अब बताओ, ओपनिंग बैलेंस के मेरी इनकम होती है इस साल की, नालायक। फीस फ्रॉम प्रोफेशनल ग्रॉस है, क्या ये मेरी इनकम है? मैंने कहा हाँ, तो 59,38,000 रुपए मैं पहले लिख लूंगा कि मेरी ये इनकम है। रेंट के मुझे पैसे आ रहे हैं, मैंने कहा भाई साहब ये क्यों लिखूंगा, ये तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा। मोटर कार का लोन है, मोटर कार कहाँ इस्तेमाल होती है ये भी चेक करूंगा। इधर आते हैं, पेमेंट दिखाओ, सैलरी वगैरह क्या हम पे कर सकते हैं? यस। अदर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस पे कर सकते हैं, ऑफिस का रेंट पे कर सकते हैं। हाउसिंग लोन को जो तुम रीपे कर रहे हो एसबीआई से, वो बिजनेस का खर्चा नहीं होता, उसकी तुम्हें डिडक्शन मिलती है। अच्छा, उसने कहा इंटरेस्ट है इसमें 88,000 रुपए का। मैंने कहा 88,000 रुपए का इंटरेस्ट अलग है, जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो आपके 80C के अंदर जाएगी। आगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तुमने पे किया, नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये सब यहां पर क्यों लिखा हुआ है, सब 80C में जाएगा। हालांकि मैं एडबैक नहीं करूंगा क्योंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट कर रहा है अपने अकाउंट से, तो ये 80C के अंदर चला जाएगा। मोटर कार जो है एक्वायर्ड बाय अकाउंट पे एक जनवरी में खरीदी है। जनवरी का मतलब ये है कि आपने वो 180 डेज से कम के लिए इस्तेमाल की है, तो वैसे तो रेट जो है मोटर कार पे होता है। ध्यान रखना ये मोटर कार को मैं पहले एडबैक नहीं करूंगा, उन्होंने खर्चे में माइनस नहीं किया, मैं तो जो रिसिप्ट है अपने मतलब के निकालूंगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट है, तो 7.5% के हिसाब से इस पर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम जो तुम पे कर रहे हो सेल्फ और वाइफ के लिए, क्या वो भी आएगा? यस, 80D में ये भी मिल जाएगा आपको। बुक्स बॉट की है आपने, आपको बताना चाहिए कि डेप्रिसिएशन कितना लगता है बुक्स पे, 40%। एनुअल पब्लिकेशन है, एक साथ को खरीदी है, एक साथ का मतलब 180 डेज से ज्यादा के लिए इस्तेमाल हुई तो सीधा सीधा डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कंप्यूटर एक्वायर किया है अकाउंट पे ही चेक से 1/11/2023, इसका मतलब लेस देन 180 डेज से इस्तेमाल किया गया है। हालांकि कंप्यूटर पे जो रेट है वो 40% है, लेकिन क्योंकि लेस देन 180 डेज है इसलिए 20% अमाउंट निकाल के इसका डेप्रिसिएशन निकालेंगे। डोमेस्टिक ड्राइंग को मैं इग्नोर कर दूंगा, हाँ ऑलरेडी माइनस हो रखी होती तो मैं ऐड कर देता। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अगर तुमने कोई सब्सक्रिप्शन लिया है तो वो 80C में जाता है। मोटर कार के मेंटेनेंस है 10,000 है, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस का मैं कुछ करूंगा नहीं, आगे चलते हैं। उसने कहा 50% जो बिल्डिंग का है खुद का है, लेट आउट कर रखा है बैलेंस को 5,000 रुपए में, तो हाउस प्रॉपर्टी में जाएगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 60,000 का आपका रेंट हो जाएगा। और कोई म्युनिसिपल टैक्स वगैरह मुझे दिख नहीं रहा उसमें, तो मैं इसमें क्वेश्चन के आंसर पे आता हूं पहले हाउस प्रॉपर्टी में। हाउस प्रॉपर्टी 10 मैं 9वें क्वेश्चन में था शायद, क्या मैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा रहा था आपको? एक बार मैं क्वेश्चन को चेक कर लूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा रहा था, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10th में मैंने जो लेट आउट प्रॉपर्टी दी है 60,000 की, उसमें इनकम आई है 30% का आपको मिल गया। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन चेक करते हैं। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन क्या बोला था इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन के लिए? ये रहा 88,000 का पूरे हाउस का इंटरेस्ट है। मेरे दो पार्ट है, 50% एरिया सेल्फ ऑक्यूपाइड, 50% एरिया लेट आउट। तो 50% जाएगा मेरा 44,000 सेल्फ ऑक्यूपाइड, जिसकी लिमिट 30,000 रुपए है, तो 30,000 माइनस होगा। लेट आउट में कोई लिमिट नहीं है तो वहाँ 44,000 माइनस होगा। देखो कितनी सुंदर बात है ये, 44,000 है, माइनस नहीं होगा, पूरा 30,000 माइनस कर देंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन होता मेरा 115 BAC का तो यहां तक सही है। अगर ये 115 BAC का होता तो भाई 115 BAC ये कहते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड का इंटरेस्ट माइनस नहीं करने देंगे, मैंने पहले ही बता दिया था आपको। हालांकि क्वेश्चन उसका नहीं, नॉर्मल टैक्स रेजिम का है, ठीक है। और जो हाउस प्रॉपर्टी है उसमें आपके यहाँ पे पूरा 44,000 माइनस हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे लिए। आगे चलते हैं। मोटर कार वाज पुट फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, 1/5 ऑफ द मोटर कार वाज यूज्ड फॉर पर्सनल पर्पस। इसका मतलब जो भी डेप्रिसिएशन होगा मेरा या मोटर कार के खर्चे होंगे 4/5 ही मुझे बिजनेस के लिए लेके जाना है। तो यहाँ पर मेरा डेप्रिसिएशन था, ये रहा मोटर कार का 1/5 अगर पर्सनल पर्पस के लिए, तो 4/5 मेरा बिजनेस पर्पस के लिए। अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता जो कि नेट प्रॉफिट से शुरू हो रहा होता तो मैं इसका 1/5 एड बैक कर देता। अभी क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग है तो 4/5 माइनस कर दूंगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। नो कार लोन वॉज रीपेड ड्यूरिंग द ईयर। मैंने कहा कार लोन तुमने रीपे नहीं किया, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? नहीं, कैश बेसिस फॉलो कर रहे, फिर अलाउ नहीं करने देंगे, ध्यान रखना। इंटरेस्ट पे, लोन पे रीपे नहीं किया, ब्याज पे किया है। अब ब्याज पे किया तो माइनस कर देंगे, ठीक है जी। रिटर्न डाउन वैल्यू जो है असेट्स की, इस पे डेप्रिसिएशन निकालना। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे 10%, प्लांट एंड मशीनरी पे 15%, एयर कंडीशनर वगैरह पे 15% होता है, कंप्यूटर पे भी 15% होता है, नहीं कंप्यूटर पे 40% होता है। आगे चलते हैं। तो ये इनका रेट है 10%, 15% और 40% हो गया। नॉर्मल कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है, चेक करते हैं एक बार। ये रहा
सैलरी वगैरह तुम्हें अलाउ होगी, माइनस कर लो, ऑफिस रेंट माइनस कर लो। मोटर कार के जो मेंटेनेंस है ध्यान रखना सिर्फ 4/5 माइनस होंगे। जैसे मोटर कार का डेप्रिसिएशन हमने 4/5 माइनस किया है, इसी तरीके से कार लोन जो है वो हम तुम्हें माइनस तो करने देते, लेकिन क्योंकि तुमने पे ही नहीं किया तो कहाँ से माइनस करने देंगे। ठीक है जी, डेप्रिसिएशन में आ जाओ, इसका 7.5% किया है, 4/5 किया है। बुक्स की एनुअल पब्लिकेशन 40%, फर्नीचर एंड फिटिंग, प्लांट एंड मशीनरी, कंप्यूटर पे 40% लगाया। कंप्यूटर न्यू है तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल गया। कहाँ पर कंप्यूटर नहीं, 30,000 का। क्या हमने ऊपर भी कंप्यूटर खरीदा है? चेक करते हैं। ये तो ओपनिंग था, क्या हमने कहीं मिड ऑफ द ईयर में भी कंप्यूटर खरीदा है क्या? चेक करना जरा। ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, मेडिकल इंश्योरेंस, बुक्स बॉट, यस ये कंप्यूटर, यहाँ डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है मैंने आप भी चेक कर लेना, डेप्रिसिएशन दोनों जगह है, रिसिप्ट एंड पेमेंट में भी है और इसमें भी है। आगे चलते हैं। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है 80C की, हाउसिंग लोन की रीपेमेंट है 1 लाख रुपए, यहाँ पर ले लो। बिजनेस में माइनस क्यों नहीं करने दिया भाई? बिजनेस में कैश सिस्टम फॉलो करें, डिडक्शन में थोड़े ना कैश सिस्टम फॉलो करें, तो डिडक्शन तो अलाउ होंगी। पीपी, अच्छा मुझे बताओ, अगर हाउस प्रॉपर्टी का इंटरेस्ट में पे ना कर रहा होता तो क्या मुझे माइनस हो जाता? हाँ, हाउस प्रॉपर्टी मेरा बिजनेस थोड़ी है, बिजनेस में क्या सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ, हाउस प्रॉपर्टी कहां से फॉलो करूंगा? पीपीएस का सब्सक्रिप्शन था वो मिल जाएगा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम में सभी को ऐड कर लेना, 1.5 लाख से नीचे नहीं जाना का ज्यादा नहीं जाना चाहिए। 80D का एक मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम था वो भी मुझे माइनस होना चाहिए। सभी चीजें इंडिविजुअल आइटम्स में यहाँ पर डिस्कस करते हुए आया हूँ आपसे। 3 PDF है, एक ऐसा स्टडी मटेरियल जिसमें मैंने क्वेश्चन को मार्क किया है, एक ऐसा स्टडी मटेरियल जिसमें मैंने आंसर्स को मार्क किया है, और एक ऐसे सॉल्यूशन की PDF जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करके आपको दिखाए हैं। ये तीनों PDF आपको क्या नाम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीडियो को यहां तक देखा है तो पक्का वीडियो को लाइक जरूर करेंगे आप, और कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि क्या इसका पार्ट 2 लेके आऊं। पार्ट 2 के साथ साथ क्या मैं आपके 115 BAC पे एक और डिटेल्ड वीडियो लेके आऊं, ये मैंने क्वेश्चन के अंदर कैसे एप्लीकेबल होगा वो समझा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि पूरा का पूरा समझाओ हमें, हमारे पास समय है, तो मैं वो भी डाल दूंगा। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो बता दीजिएगा हमें। तो वीडियो आपको अच्छी लगी पक्का जरूर लाइक करिएगा, और आपके कमेंट पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है तो कमेंट जरूर करिएगा। FM का कोई बच्चा देख रहा है तो काफी सारे बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने कोर्स बाय किया है 299 वाला। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो को जरूर देखिएगा। 299 में फास्ट ट्रैक बैच है FM का, जिन भी बच्चों का बाय कर सकते हैं। ये जो रेट है वो एप्लीकेबल है सिर्फ और सिर्फ इसी अटेम्प्ट के लिए, मतलब जब तक एग्जाम चल रहे हैं। थैंक यू सो मच।